नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पांडे। वेलकम टू इटर्नल क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ख़त्म करेंगे। जिस बुक के साथ हम ख़त्म करने वाले हैं इस सीरीज़ को, वो है यूपीएससी के महाग्रंथ माने जाने वाली एम लक्ष्मीकांत। आज के इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट चैप्टर यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ट्रेडर्स के रूप में इंडिया में आते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंडिया आते हैं और बाद में एक टेरिटोरियल पावर की तरह उभरते हैं। आगे हम यह भी देखेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में रिश्ते ख़राब होते हैं और बाद में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से और क्या रूल्स ऐसे बनाती है जिसकी वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ईयर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ वन ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ इंडिया में ट्रेड करने के लिए एक चार्टर ग्रांट करती हैं। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ट्रेडर्स की तरह सन 1608 ईस्वी में भारत आते हैं। हेक्टर नाम से मशहूर एक ब्रिटिश जहाज के कमांडर विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर की सभा में पहुंचते हैं और उनसे सूरत में एक ब्रिटिश फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की इजाज़त मांगते हैं। कहानी में अगला मोड़ आता है ईयर 1764 में, जब बैटल ऑफ बक्सर होती है। इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है ईयर 1765 में। इस ट्रीटी के बाद होता यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक केवल ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कर रही थी, वो एक टेरिटोरियल पावर बन के उभरती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगहों के दीवानी राइट्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होने का मतलब ये है कि अब रिवेन्यू कलेक्शन, इन तीनों जगहों का रिवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। कहानी में अगला ट्विस्ट आता है ईयर 1857 में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कुछ लोग महज एक सिपाही विद्रोह मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन को यह लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया को गवर्न करने में असफल रही है, इसलिए 1858 में इंडिया को गवर्न करने की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है और ब्रिटिश क्राउन का इंडिया पे ये कंट्रोल भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त सन 1947 तक यूं ही चलती रहती है। यहाँ से अगर बात करें तो हम ब्रिटिश टाइम पीरियड को हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला हिस्सा द कंपनी रूल, जो 1773 से लेकर 1858 तक चलता है, और दूसरा हिस्सा द क्राउन रूल, जो 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। इन दोनों टाइम पीरियड के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के एक्ट्स और कानून पास करती है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एक्ट से इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसको लॉर्ड नॉर्थ कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया। पर सवाल है, क्यों? आखिर क्या कारण थे इस एक्ट को लाने के पीछे? आइए देखते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है करप्शन और मिसमैनेजमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर फैल रहे मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से अर्ली 1770s में ईस्ट इंडिया कंपनी को सीवियर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। इसका दूसरा रीज़न 1769 में आया बंगाल का फेमाइन होता है, जिसे हम द ग्रेट फेमाइंस ऑफ 1769 के नाम से जानते हैं। इस फेमाइन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में कमी आती है और मिलियंस ऑफ डेथ देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में आने वाली कमी और इन मौतों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि के कारण टैक्स रिवेन्यू में कमी आती है, ट्रेड डिसरप्ट होता है और हमें एक सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिलता है। इसकी अगली वजह थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था, जिसे हम डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का यह तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनपॉपुलर साबित हुआ। बंगाल के अंदर कंपनी के पास दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार था, जबकि नवाब के पास निजाबत यानी कि जुडिशियल और पॉलिसिंग का अधिकार था। जबकि सच्चाई ये थी कि कंपनी दोनों ही पावर्स का अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से यूज़ कर रही थी। वो फार्मर्स और पब्लिक वेलफेयर को दरकिनार कर केवल रिवेन्यू जनरेट करने पर फोकस कर रही थी। इसका एक रीज़न कंपनी के ऊपर बैंक ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया लोन भी था। मिलियंस ऑफ पाउंड्स की चाय जो ब्रिटिश वेयर हाउसेस और भारत से आ रही थी, पड़े पड़े सड़ रही थी। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 40,000 पाउंड स्टर्लिंग, जिसकी कीमत आज 2025 में लगभग 5 बिलियन इंडियन रुपीस के बराबर है,
अपनी मोनोपोली इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। पर 1768 में अमेरिका में हुए टी सेल्स में लॉस की वजह से कंपनी अपना ये कमिटमेंट पूरा करने में असमर्थ रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में जितनी भी चाय उपलब्ध थी उसका लगभग 85% हिस्सा डच कंपनियों द्वारा स्मगल किया गया था। आइए अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे। इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग जो अब तक गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो बन चुके थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नर जनरल को कोई भी वीटो पावर नहीं दी गई थी, अर्थात मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता और गवर्नर जनरल केवल टाई के केस में वोट कर सकता था। इस एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस के साथ एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। सर एलिजा एम्पे यहाँ के पहले चीफ जस्टिस हुए। इस कोर्ट के पास ब्रिटिश सब्जेक्ट से जुड़े सिविल और क्रिमिनल मामलों को सुनने के सभी अधिकार थे, पर भारतीयों से जुड़े किसी भी मामले को सुनने का अधिकार इस कोर्ट के पास नहीं था। इस एक्ट द्वारा कंपनी के डिविडेंड को 6% पर लिमिट कर दिया गया जब तक कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया कंप्लीट लोन पे नहीं कर देती है। साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के टर्म को 4 साल का कर दिया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर और बढ़ा दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कंपनी से जुड़े सभी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। कंपनी के अंदर हो रहे करप्शन को रोकने के लिए इस एक्ट द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय ना किसी से गिफ्ट या ब्राइब कुछ नहीं लेगा। साथ ही साथ कोई भी एम्प्लॉय किसी प्राइवेट ट्रेड में भी इन्वॉल्व नहीं होगा। इस एक्ट द्वारा पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई जब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले ये तीनों प्रेसिडेंसीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। यानी कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक अल्टीमेट अथॉरिटी है जबकि बॉम्बे और मद्रास उसके अधीन काम करेंगी। आइए अब बात करते हैं इस एक्ट से जुड़े मेरिट्स और डिमेरिट्स की। इसके पहले मेरिट की बात करें तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। इसका अर्थ ये था कि अब कंपनी अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा मेरिट इसका ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ कंपनीज फंक्शन। पहली बार इस एक्ट द्वारा कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिवाइड किया गया। उसकी लिमिट उसको बताई गई कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तीसरा अगर इसका मेरिट देखेंगे तो आप यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म, यानी कि आपने अभी देखा कि किस तरह से एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस के साथ एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। खैर वो ब्रिटिश के लिए था पर फिलहाल एक रिफॉर्म की तरह ही था क्योंकि इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट इंडिया में था नहीं, है ना। आगे चलते हैं और चौथा देखेंगे तो आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब आप ये देखते हैं कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया। ठीक है, तो ये मेरिट्स हैं। आइए अब बात करते हैं इस एक्ट से जुड़े कुछ डिमेरिट्स की। सबसे पहला डिमेरिट यही था कि गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी, है ना। मेजॉरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपना डिसीजन लेती थी और कोई भी मतलब गवर्नर जनरल उस पर भी कोई वीटो नहीं कर सकता था। दूसरी ये चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन डिफाइन नहीं था, इसलिए कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का एक केस बन जाता था। कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन खड़ी हो जाती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इससे जुड़ी तीसरी कमी की बात करें तो निगलेक्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, जो बिल्कुल सही बात है। आपने जितने भी प्रोविजंस पढ़े उन सब में आपने देखा कि पूरा फोकस जो है वो ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने, करप्शन को रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने, लोन को पूरा करने या कंपनी को कंट्रोल करने की बातें की गई हैं। पर इंडियन से जुड़े कोई भी लॉ या रेगुलेशन इस एक्ट में हमको देखने को नहीं मिलते हैं। उनके वेलफेयर की बात कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक तीसरा इसकी कमी थी कि आप इतने बड़े देश को कंट्रोल कर रहे हैं पर आप उस देश की जनता के लिए कोई उसके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगली जो कमी थी इस एक्ट की, दैट इट वीकेंड द रीजनल गवर्नेंस। इसका अर्थ ये था कि जब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया तो हमने अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी, अगर या फिर चाहते हुए भी, आपने जो गवर्नर ऑफ बंगाल को था उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी है और इस तरह से आपने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के इफेक्टिवनेस या उनकी अथॉरिटी को बहुत कम कर दिया। जिसकी वजह से होता ये है
कि जिस करप्शन को या मिसमैनेजमेंट को आप रोकने की कोशिश कर रहे थे वो अल्टीमेटली रुकने के बजाय और बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ कमियां हैं। हमने डिमेरिट्स देखे, मेरिट्स देखे, इस एक्ट से जुड़े प्रोविजंस देखे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस एक्ट को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों के पास इसको शेयर करिए। हम आगे भी इस एक्ट से जुड़े या इससे आगे जुड़े जो भी एक्ट्स हैं, इन कमियों को सुधारने के लिए जो नए एक्ट्स लाए गए उनके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।